नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी इंड एएस में हो रहे कुछ बहुत बड़े बदलावों के बारे में। ये ऐसे बदलाव हैं जो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं जरूरी अपडेट्स को समझते हैं जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में लागू होने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग साल 2026 के लिए तैयार है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। जो कंपनियां आज तैयार नहीं हैं, उन्हें आगे चलकर न केवल कंप्लायंस इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को लोग कैसे देखते हैं, उस पर भी गहरा असर पड़ सकता है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम उन की अमेंडमेंट्स पर फोकस करेंगे जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से ही लागू हो रहे हैं। मतलब ये बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इस साल 4 बड़े अपडेट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। लायबिलिटी क्लासिफिकेशन, सप्लाई ऑफ फाइनेंस डिस्क्लोजर्स, पिलर 2 ग्लोबल टैक्स और करेंसी एक्सचेंजेबिलिटी। चलिए एक एक करके इन्हें आसान भाषा में समझते हैं कि इनका बिजनेस पर असल में क्या असर होगा। सबसे पहले बात करते हैं इंड एएस 1 की। अब तक लायबिलिटीज को करंट या नॉन करंट में क्लासिफाई करने के नियम थोड़े अलग थे, लेकिन अब से ये इस बात पर तय होगा कि रिपोर्टिंग डेट पर कंपनी के पास सेटलमेंट को कम से कम 12 महीने के लिए टालने का अधिकार है या नहीं। इसका सीधा असर कंपनी की लिक्विडिटी रेशियोज और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर पड़ेगा। ये क्लासिफिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। आगे बढ़ते हैं इंड एएस 7 और 107 पर। यहाँ सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट्स को लेकर नए नियम आए हैं। ये वो अरेंजमेंट्स होते हैं जहां कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी के सप्लायर्स को जल्दी पेमेंट कर देता है। अब कंपनियों को इन अरेंजमेंट्स की हर डिटेल, जैसे कि टर्म्स, अमाउंट्स और इनसे जुड़े लिक्विडिटी रिस्क्स के बारे में सब कुछ बताना होगा। मकसद साफ है, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना। अब बात करते हैं इंड एएस 12 और पिलर 2 ग्लोबल टैक्स की। ये एक नया ग्लोबल टैक्स सिस्टम है। इनसे जो डिफर्ड टैक्सेस मतलब भविष्य में चुकाए जाने वाले टैक्स बनते हैं, उनके लिए एक टेम्परेरी छूट दी गई है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। कंपनियों को ये डिस्क्लोज करना होगा कि इस नियम से उन पर कितना असर पड़ सकता है। तो छूट है, पर जानकारी पूरी देनी होगी। और इस साल का चौथा और आखिरी बड़ा अपडेट है इंड एएस 21 में। ये इस बात पर नई गाइडेंस देता है कि कैसे पता करें कि कोई करेंसी एक्सचेंजेबल है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो उसका स्पॉट रेट कैसे तय किया जाए। तो ये थे वो बदलाव जो तुरंत लागू हो रहे हैं। तो ये तो थी अभी की बात, लेकिन अब हम भविष्य में होने वाले एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ देखते हैं, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पूरा रीस्ट्रक्चरिंग। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये बड़ा बदलाव आएगा इंड एएस 118 के रूप में। सोच लीजिए, ये एक नया स्टैंडर्ड है जो इंड एएस 1 को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। इसका मुख्य उद्देश्य पीएनएल स्टेटमेंट के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा तैयार करना है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपैरेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स के लिए कंपनियों के परफॉर्मेंस को समझना और कंपेयर करना पहले से कई ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसका टाइमलाइन देखिए, ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। 1 अप्रैल 2026 से कंपैरेटिव पीरियड शुरू होगा और 1 अप्रैल 2027 से ये स्टैंडर्ड इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब 2027-28 वो पहला पूरा फाइनेंशियल ईयर होगा जो इस नए स्टैंडर्ड के तहत चलेगा। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी बदलावों का बिजनेस पर क्या असर होगा, और सबसे जरूरी, अभी से क्या कदम उठाने शुरू कर देने चाहिए। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल एक्शन प्लान है जिसे फॉलो किया जा सकता है। पहला कदम, अपने डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क्स को और मजबूत करें। दूसरा, अपने आईटी सिस्टम्स और प्रोसेस में जो भी कमियां हैं उन्हें पहचानें और दूर करें। तीसरा, जजमेंट बेस्ड असेसमेंट्स के लिए तैयार रहें। और चौथा, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन की प्लानिंग अभी से शुरू कर दें। और ये कोड इस बात को बहुत अच्छे से बताता है कि ये सिर्फ एक कंप्लायंस एक्सरसाइज नहीं है। इन बदलावों का असर क्या होगा, इसका असेसमेंट करना, खासकर बड़ी और कॉम्प्लेक्स बिजनेस ग्रुप्स के लिए मैनेजमेंट के जजमेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा।
तो कुल मिलाकर इसका असर हर जगह दिखेगा। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स पहले से ज्यादा डिटेल्ड और ट्रांसपेरेंट होंगे। आईटी सिस्टम्स और रिपोर्टिंग प्रोसेसेस में बड़े अपग्रेड्स करने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन के लिए मैनेजमेंट के जजमेंट पर निर्भरता बढ़ जाएगी और इन्वेस्टर्स और ऑडिटर्स के लिए नई कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी। संक्षेप में कहें तो ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। तो मैं आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल पर छोड़ता हूँ। ट्रांसपेरेंसी के इस नए दौर में एक कंपनी का नया पीएनएल स्टेटमेंट कौन सी कहानी बताएगा? याद रखिए, ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, बल्कि उस नैरेटिव के बारे में है जो स्टेक होल्डर्स को दी जाएगी। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।